हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर 1 देवसेना के गीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई, पंक्ति के भाव को स्पष्ट कीजिए। इस कविता में देवसेना की पीड़ा और वेदना को दर्शाया गया है। देवसेना बंधुधर्मा की बहन रहती है और जब हुनों का आक्रमण होता है तो उसका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देवसेना के अकेले बसती है, लेकिन वो स्कंदगुप्त नामक एक राजकुमार से भी प्रेम करती है, पर स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा दिया क्योंकि वह विजया से प्रेम करता था। तो इसी वेदना और दुख को देवसेना जब वो अपने जीवन की वृद्धावस्था में होती है तब पीछे वो मुड़ के देखती है कि उसने पूरे जीवन भ्रम में बिता दिया। उसी वेदना में वो इस गीत को गाती है। देवसेना का गीत में इसी कहानी को दर्शाया गया है। तो इसको हम देखते हैं आगे। प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम में भ्रम में अपने पूरे जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं, अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहा। दूसरा प्रश्न, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा बहुत बलवती यानी बलवान होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबते हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेम उसे मिले या ना मिले वह आशा के सहारे अपने सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। अगला प्रश्न, मैंने नीच दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हरी होड़ में निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है, अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। होड़ लगाई पंक्ति से निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार की प्राप्ति होगी, परंतु इसके बाद भी वह पूरी लगन के साथ प्रलय यानी हार का सामना कर रही है। वह हार नहीं मानती। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रीमती स्वप्न की मधुमाया में तान उठाई और लौट आ लो लाज गवाई, ये पूरी पंक्ति है कविता की। उसका काव्यांश, इस काव्यांश में विशेषता है कि स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई, स्मृति यानी वो अपने यादों में डूबी हुई है। उसे वे दिन स्मरण हो जाते हैं जब वह अपने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किए, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेमी का स्वर सुनाई पड़ता है, वह उसे चौंका देता है। विहाग राग का उल्लेख किया गया है। विहाग राग एक संगीत में एक राग होता है जिसे आधी रात में गाया जाता है। स्वप्न को कवि ने श्रम के रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। गहन विपिन एवं तरु छाया में समास शब्द है। इन पंक्ति के माध्यम से देवसेना की असीम वेदना को स्पष्ट रूप से दिखता है। इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साही मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। हा हा शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण? सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु रहित हो गई, यानी जब युद्ध हुआ था तब उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी यह स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न कार्नियाला का गीत से लिया गया है। कार्नियाला का गीत कविता में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है?
प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया। पहला, भारत में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। तीसरा, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत एवं अद्वितीय है। यहाँ के लोगों के हृदय में दया, करुणा, सहानुभूति भावनाओं से भरा हुआ है। भारत की संस्कृति महान है। अगला प्रश्न, उड़ते खग और बरसाती आंखों में बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से आकर पक्षी आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख शांति भी प्राप्त होता है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकती सुख मेरे, मदित उगते रहते सब जगकर रंजनी भर तारा। प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीयकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में ढुलक जाती है। तारे उगने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे भी छुप गए हैं। उषा और तारे का मानवीयकरण कर मानवीय अलंकार है। काव्यांश में गेत का गुण विद्यमान है अर्थात इसे गाया जा सकता है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य है भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को भी आश्रय दिया जाता है बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।